नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जीत हो रही है और इस मैच में मैन ऑफ द मैच है अखिलेश यादव, जो एक बार फिर से सीधी बात में मेरे खास मेहमान हैं। अखिलेश जी, आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी खुश होंगे जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपकी पार्टी जीत रही है, बहुत हद तक श्रेय आपको जा रहा है। तो क्या जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं आपके अनुमान के हिसाब से, आपको लगता है उससे भी बड़ी जीत होगी आपकी? अभी क्योंकि अनुमान आए हैं तो खुशी भी अभी पूरी नहीं है। खुशी तब मानूंगा मैं जब परिणाम अच्छे आए और 6 तारीख को परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो, क्योंकि घूमने के बाद और लगातार जो अखबारों में पढ़ने का मौका मिल रहा था उसमें ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी को एक दल के रूप में देख रहे हैं जो आने वाले समय में सरकार बनाए। इसीलिए जनता ने बहुत बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। क्योंकि जब आपसे बात हुई, आपके बाकी नेताओं से बात हुई, समाजवादी पार्टी के खुद के नेता ये कह रहे थे कि 140, 150, 160 इस तरह की सीटें आएंगी, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि 185 से 230, 240 इस रेंज में सीटें आ सकती हैं। मुझसे जब किसी ने भी सवाल किया होगा कि कितनी सीटें जीतेंगे, तो मैंने इस बात को कहा कि 207 से ऊपर और 260 तक समाजवादी पार्टी सीटें जीतेगी। और वो इसलिए मैंने कहा कि कहीं न कहीं हमारे प्रत्याशियों ने काम बहुत किया था। हम लोगों ने टिकट पहले तय कर दी थी, क्षेत्र में वो एक साल से घूम रहे थे, वो घर घर जा चुके थे। उसके बाद समाजवादी क्रांति दल जब लेके निकले हैं तो जो जन समर्थन दिखाई दिया, तो सबसे मुश्किल काम यही था कि ये जन समर्थन इसको वोट में कैसे बदल दें। तो अगर वो प्रयास हुआ है तो मैं समझता हूं सीट भी समाजवादी पार्टी की बहुत बढ़ के आएंगी। और मुझे लगता है, भरोसा है कि अकेले बहुमत समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और वही टीवी पे कई चैनलों पे दिखाया जा रहा है। हालांकि कुछ चैनल कम भी दिखा रहे हैं, कुछ सर्वे कम भी आ रहे हैं, तो ठीक है, हो सकता है कम भी हो, लेकिन सच और जो परिणाम आएगा यूपी का वो आना है 6 तारीख को। पर अनुमान जो आ रहे हैं वोटों की अगर बात की जाए तो वो दिखाते हैं कि करीब 6-7% एक्स्ट्रा वोट पिछले चुनाव के मुकाबले समाजवादी पार्टी के लिए पड़ा है। ये जताता है कि केवल मुस्लिम और यादव वोट एसपी को नहीं पड़ा है, अब की बार कुछ अपर कास्ट ने भी वोट दिया है, शहरी वोट भी पड़ा है, युवकों का वोट भी पड़ा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी नाराजगी थी मायावती की सरकार से। देखिए, किसान तकलीफ में रहा, दुख में रहा, किसान बर्बाद हो गया, खाद मिली नहीं, और जब फसल तैयार होगी तो कीमत नहीं मिली उसको, तो किसान को बर्बाद किया। इधर छात्र नौजवान के लिए कुछ काम ही नहीं हुआ। और जो माहौल बनना था उत्तर प्रदेश का, बहुजन समाज पार्टी ने लूट करके, भ्रष्टाचार कर करके, बेईमानी कर करके माहौल खराब किया। तो कहीं न कहीं हर वर्ग के लोग इस बात को चाहते थे कि सरकार हटे, और विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी के पक्ष में, क्योंकि घोषणा पत्र जब आया, जो चुनावी हम लोगों ने बातें रखी जनता के बीच में, तो कहीं न कहीं जनता सहमत हुई। मान लीजिए, हम लोगों ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, लड़कियों को पढ़ाई के बाद हम लोगों ने विद्याधन देंगे, मदद करेंगे उनको आगे की पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में मुफ्त पढ़ाई होगी, किसान को हम लोग सिंचाई के लिए मुफ्त इंतजाम पानी का करेंगे। तो ये जो चीजें जो हम लोग लेकर के आए, और किसी दल के खिलाफ हम लोगों ने बोला नहीं, हम अपनी बात को रखते रहे और अपनी बात को रखे। उसी की वजह से मैं समझता हूं जनता का बड़े पैमाने पर समर्थन मिला है। ऐसी जगह, शहरों में जहां समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छा नहीं मानते थे, तमाम सवाल खड़े होते थे, वहां भी समाजवादी पार्टी को इस बार भरोसा कर करके अच्छा मतदान मिला है। इन चुनावों में 2 युवा नेता थे, एक तरफ आप अपनी पार्टी की तरफ से प्रचार कर रहे थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी खूब मेहनत की, लेकिन लगता है कम से कम एग्जिट पोल तो ये बता रहे हैं कि उनकी मेहनत रंग नहीं लाई। आपकी वजह से क्या वजह रही, आपके हिसाब से क्या वजह रही कि आपका जादू चल गया और राहुल फेल हो गए? देखिए, मैं उसमें कुछ इसलिए टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि मैंने कभी तुलना नहीं की या किसी का जादू खत्म हो जाए इसके लिए काम नहीं किया। लगातार जब से मौका मिला है, 10 साल से हम लोग जनता के बीच में रहे। अगर 5 साल में आप देखेंगे पिछले, तो कई बार लाठी चली है, हमारे कार्यकर्ता जेल गए हैं, हम लोगों को भी मौके पर पुलिस ने अपमानित किया, धक्का लगाया पुलिस ने, या जेल भेज दिया। कई बार अकेले जाकर के और अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, मान लीजिए राजन चौधरी जी हैं, हम और 2 स्पोक्समैन ने केवल 2 ही जाकर के धरना दे दिए जाकर के, और हमारे यूथ के लोगों को बड़ा अपमानित किया यहाँ के पुलिस ने। तो लगातार जो लड़ाई लड़ी गई और लगातार सरकार की नाकामी जो हमने उठाई, और जो पार्टी का संगठन एक तरीके से पूरा तैयार था चुनाव का सामना करने के लिए, उस वजह से पूरी पार्टी को लाभ हुआ, पूरी पार्टी का नेतृत्व खड़ा रहा, पूरी पार्टी एक होकर के चुनाव लड़ी है। उसका बल और उसकी वजह से ये माहौल दिखाई दिया। और वहीं कांग्रेस के पास में संगठन है, कांग्रेस केवल आई और अपनी बात रखी और चले गए।
सभाओं में वो लोग पूरे उत्तर प्रदेश से मिलकर के गए, तो पूरे उत्तर प्रदेश के लोग अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और अपनी जगह काम नहीं करेंगे तो उससे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैं समझता हूं कि जब कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था और जो सवाल पूछे जा रहे थे कि 22 साल में उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया है, तो वो अपने 8 साल का कार्यकाल छिपा रहे थे। 8 साल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ था और जिस तरह महंगाई बढ़ी थी, वो भी तो जनता जानना चाहती थी। आखिरकार 2G हो गया, और 2G तो कहा तो भ्रष्टाचार, मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसा था कि हम अपने किसान को नहीं समझा सकते थे। मान लीजिए 2G हमें समझाना पड़े तो हम गरीब को क्या बताएंगे कि 2G कौन सा भ्रष्टाचार है या किस तरीके से पैसा लूटा गया। तो कहीं न कहीं ये जो नाराजगी थी, जो छिपाने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी या कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा था, वो जनता के समझ में आ गया और जनता ने इसलिए उन्हें मतदान नहीं किया। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पर्सनल एंगल भी है। राहुल गांधी ने खूब प्रचार करके उपचुनाव में फिरोजाबाद में आपकी पत्नी को हराया था। आपको लगता है कि अगर जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं वही साबित होते तो कहीं ना कहीं बदले की भावना या कहीं ना कहीं मजा सिखाने की एक भावना कि आपने मेरी पत्नी को हराया, अब ये लीजिए। देखिए, सवाल ये सही है कि फिरोजाबाद चुनाव के बाद हमारी पार्टी को हमने अपने आप लोगों को सब कुछ संभालना पड़ा, क्योंकि फिरोजाबाद एक ऐसी जगह थी जिसको ये माना जाता था कि समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है, यहाँ समाजवादी पार्टी जीतती है। वहां जानबूझ करके कांग्रेस ने प्रत्याशी भी ऐसा उतारा जिससे समाजवादी पार्टी हार जाए, और पैसे का बहुत बड़े पैमाने पर बांटा गया। तमाम खबरें ये बनी कि कांग्रेस का बड़ा नेतृत्व कभी नहीं आया, 1960 या 70 के बाद पहली बार नेतृत्व आ रहा है, सीधा उपचुनाव में लड़ने आ रहा। तो कहीं न कहीं उनकी मंशा ये थी, नियत ये थी कि समाजवादी पार्टी हारे। स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल दो हैं, विचारधाराएं दो हैं, स्वाभाविक है वो अपने दल के प्रत्याशी के लिए आएंगे। तो ये तो राजनीतिक शिष्टाचार था। तो राजनीतिक शिष्टाचार में हम लोग अगर किसी को जवाब दे रहे हैं और अपनी पार्टी को संभालने में हम लोग कामयाब हो गए तो उसमें क्या गलत है। और कहीं ना कहीं वो एक पार्टी को भी सबक था, मुझे व्यक्तिगत खुद भी था कि आपको अगर काम नहीं करोगे तो आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए लगातार हम लोग क्षेत्र में उसके बाद रहे और बहुत जिम्मेदारी से हम लोगों ने काम किया और उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। क्या आपको लग रहा है कि आपकी सरकार खुद ब खुद बन जाएगी या फिर कांग्रेस का दामन थामने की जरूरत पड़ सकती है? मुझे लगता है कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो रुझान या जो अनुमान आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, और मुझे भी इस बात का पूरा भरोसा है कि कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, समाजवादी पार्टी अकेले सरकार बनाएगी। बहुमत से कम रह गए तो फिर क्या करेंगे? राहुल का हाथ मिलाएंगे आप? मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को जरूरत नहीं पड़ेगी, और कहीं न कहीं जनता ने समाजवादी पार्टी को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया है। और अगर आपकी सरकार बनती है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि एसपी की सरकार बनेगी, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मैंने कई बार कहा और पूरा पार्टी का नेतृत्व चाहता है कि नेताजी फिर एक बार मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री वही बना करके उत्तर प्रदेश को संभाल सकते हैं। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि कई सारे कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं, कई सारे पार्टी के शीर्ष नेता भी ये चाहते हैं। मेरे पास बयान है रामगोपाल यादव का, वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूंगा अगर अखिलेश को मुख्यमंत्री का ओहदा मिलता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है और इन चुनावों में जो नतीजे आ रहे हैं बहुत हद तक उसका श्रेय अखिलेश यादव को जाता है। देखिए, जहां तक पद का है या बनने का है वो तो विधायक जब जीतेंगे वो तय करेंगे। अगर इस तरह की मैं समझता हूं जो राय दी वो व्यक्तिगत राय दी है, और कहीं ना कहीं वो जो संघर्ष या जो काम किया है उसको आकलन करते हुए उन्होंने कह दिया। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, सच्चाई ये है कि पूरा दल और सब यही चाहते हैं कि नेताजी मुख्यमंत्री बने। शिवपाल यादव का भी बयान है, वो ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी को बहुमत आ जाता है तो हम चाहेंगे कि अखिलेश ही अगला मुख्यमंत्री हो। नहीं, उन्होंने नेताजी के लिए भी कहा है, वो कहीं ना कहीं बदल के कहा गया, उन्होंने नेताजी के लिए कहा है। अगर आप दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे तो उन्होंने ये कहा कि नेताजी को ही बनना चाहिए। चलिए, अगर पार्टी के विधायक ये चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने तो आप ये जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं या नहीं? देखिए, विधायक मुझे पूरा पता है, और जो मैं चर्चा करता हूं कार्यकर्ताओं में या संगठन के लोगों में, वो यही है कि सब लोग नेताजी को चाहते हैं, और मैं भी चाहता हूं कि नेताजी ही मुख्यमंत्री बने। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, वो इस तरह फिट नहीं है कि वो सीएम बन पाए। अगर वो सीएम बने भी तो सारा लिखाई पढ़ाई का काम आप करेंगे, आपके कार्यकर्ता ये तो हमें बता रहे हैं। ये जब नेताजी ने पूरा प्रचार किया उत्तर प्रदेश का, और लगातार महीनों उन्होंने वो किया है, और सभाएं की हैं, बड़ी बड़ी सभाएं की हैं, दिन में 5-5 सभाएं की हैं, 6-6 सभाएं की हैं, तो ये तो जानबूझ करके प्रचार किया जाता है इस तरह का। लेकिन जो सच्चाई है, जो कार्यकर्ता नेता चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि नेताजी मुख्यमंत्री बने। और आप
डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री बने। लोकसभा में हूँ, पार्टी का मुझे मौका दिया है अध्यक्ष के रूप में, तो मैं काम करूंगा अध्यक्ष के रूप में। नहीं तो आप दिल्ली में बैठेंगे कि लखनऊ में बैठेंगे? क्योंकि जीत यहाँ पे अगर हुई है, अगर युवाओं का वोट पड़ा है, अगर शहरों में वोट पड़ा है, कुछ हद तक प्रकाश का भी वोट पड़ा है, वो पड़ा है क्योंकि आपने पार्टी की छवि बदलने में काम किया है। तो यहाँ पे रह के काम करेंगे कि दिल्ली में काम करेंगे? नहीं, काम तो मुझे, क्योंकि मैं ज्यादा लखनऊ में रहता हूँ और दिल्ली में भी रहता हूं, तो मैं रहूंगा तो दिल्ली में भी, लखनऊ में भी रहूंगा। नहीं तो आप अपनी लोकसभा की सदस्यता नहीं छोड़ेंगे? नहीं, मैंने सदस्यता नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पे जैसे प्रकाश सिंह बादल ने सुखबीर बादल को उप मुख्यमंत्री बना? नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं? जहां तक मुझे जानकारी मिली है, पार्टी के अंदर जो मेरी बातचीत होती वो यही है कि कोई ऐसा कुछ नहीं। और अगर पार्टी कहे कि हम चाहते हैं कि आप लखनऊ में रहें अखिलेश, तब? मैं जानता हूं कि पार्टी फैसला नहीं लेगी ऐसा, क्योंकि सभी जितने नेता वो नेताजी को ही चाहते हैं आखिरकार। चलिए, आप कह रहे हैं कि नेताजी बनेंगे, लेकिन वो पूरे 5 साल रहेंगे या बीच में हो सकता है? बात तो अभी कैसे कह दो, मान लीजिए अभी तो परिणाम आना बाकी है, 6 तारीख को परिणाम आना है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है बन जाए सरकार पूरी, हो सकता है कि आपको समर्थन लेना पड़े, लेकिन ये बात साफ हो गई कि समाजवादी पार्टी बहुमत के करीब पहुंच जाएगी और सबसे बड़ा दल बनकर के आएगा। तो अभी कुछ कह पाना मुश्किल है कि क्या होगा आगे, क्योंकि पिछली दफा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब लोग बेहद परेशान थे। कहा जाता था कि ये गुंडों की सरकार है, यहां पर रात में महिलाओं के लिए घर से निकलना बेहद मुश्किल है। इस छवि को बदलने की कोशिश की है, लेकिन सरकार बनने के बाद क्या होगा? क्या वही दबंगाई, वही गुंडे सड़कों पर दोबारा लौट आएंगे? ये सवाल पूछेंगे अखिलेश से एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीधी बात, मेरे साथ इस वक्त हैं अखिलेश यादव। पिछली बार मायावती को जो बहुमत मिला था, इतना बड़ा बहुमत इसलिए भी मिला था क्योंकि लोग आपकी सरकार से बेहद परेशान थे कि गुंडों की सरकार थी, कि कोई रात को निकल नहीं सकता था, खौफ का माहौल था उत्तर प्रदेश में। इस बार आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वही समाजवादी के पार्टी के गुंडे सरकार को की छवि को खराब ना करें और सड़कों पर दोबारा ना आए? देखिए, सच है कि बहुत प्रचार किया गया और उसमें पार्टी का सामना करना पड़ा उन बातों को, और अंतोगत्ता पार्टी की सरकार चली गई। लेकिन अगर आप वोट देखेंगे, पार्टी का वोट कहीं कम नहीं हुआ। और इस बार पार्टी ने फैसला लिया है कि ऐसे लोग जो पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं और जिन्होंने पार्टी के अंदर या बाहर रह करके नुकसान किया है पार्टी को छवि के मामले में, अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से, ऐसे लोगों को पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी उनको निकाल देगी, कार्रवाई करेगी, कानून व्यवस्था को खराब करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मेरे पास आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन वॉच नाम की संस्था के और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये कहते हैं कि अगर सारी पार्टियों को देखा जाए तो अब की बार भी आपराधिक छवि वाले नेताओं को कितनों को टिकट मिला, उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। 401 सीटें जहां पे आप लड़े, उनमें से 199 सीटों में आपने ऐसे उम्मीदवारों को टिकटें दी जिनके ऊपर आपराधिक चार्जेस हैं, यानी 50% से ज्यादा उम्मीदवारों की छवि अभी भी खराब है, उन पे आपराधिक मामले दर्ज। अखबारों में मैं भी पढ़ता हूं और ये आंकड़े मैंने भी देखे हैं। आप इसमें एक जानकारी ये जरूर करनी चाहिए कि ये आखिरकार जो मुकदमे इन पे लगे हैं, किस समय लगे हैं। जो राजनीतिक मुकदमे हैं उनको भी बढ़ा चढ़ा के सरकार ने किए हैं, और पिछले 5 साल में मैं ये उदाहरण बता सकता हूं कि तमाम ऐसे कार्यकर्ता नेता हैं जिन पर गंभीर से गंभीर धाराएं लगाई और ऐसी ऐसी धाराएं लगाई उनको क्रिमिनल बना दिया। अगर आप शुरू करते हैं विजय मिश्रा से, ठीक है, ज्ञानपुर से आपके विधायक हैं, 2.5 लाख रुपए का उन पर इनाम था, 63 क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके ऊपर। मुकेश चौधरी की अगर बात करते हैं, उन पे केसेस हैं। शहबाज खान की अगर बात करते हैं, 17 क्रिमिनल चार्जेस उन पे हैं। भगवान शर्मा की अगर बात करते हैं तो उन पे भी चार्जेस हैं। कैसे सुनिश्चित करेंगे अगर 50% कैंडिडेट्स आपके ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं, आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि आपकी सरकार की छवि एक बार फिर से ना बिगड़ पाए और महिलाएं रात में भी घूम फिर सकें? अभी तो कानून व्यवस्था अच्छी है उत्तर प्रदेश में। जितने माफिया हैं, जितने खराब छवि के लोग हैं, आज बहुजन समाज पार्टी में बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि 400 व्यक्तियों की सूची देंगे, आज तक उन क्रिमिनल्स की सूची नहीं आई। इनके लोग सीबीआई के छापे में जेल जा रहे हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया या उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए हत्याएं हुई, 6 हत्याएं हुई लगातार। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, कोई भी कानून व्यवस्था को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी हो। आप पार्टी के भी हुए तब भी, अगर आप हमारी पार्टी बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी होगा और विधायक भी अगर होगा, उनके खिलाफ भी पार्टी कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ करके कार्रवाई उन्हें पार्टी से बाहर।
अगर वो घटना करेंगे तो उन्हें जेल भी भेजेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग मायावती से खासे नाराज इस वजह से भी थे कि उन्होंने सारे के सारे सरकारी खजाने से अपनी खुद की मूर्तियां लगा दी। मुलायम सिंह ये कहते हैं कि जब उनकी सरकार बनती है तो इन सब मूर्तियों को तोड़ दिया जाएगा। अखिलेश क्या कहते हैं, उनसे पूछेंगे सवाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सीधी बात। आप देख रहे हैं सीधी बात। वक्त हो गया है रैपिड फायर राउंड का। उत्तर प्रदेश में जहां घूमी एक चीज दिखती है, मायावती की मूर्ति। मुलायम यादव का बयान है कि सरकार बनने के बाद इन तमाम मूर्तियों को तोड़ दिया जाएगा। नहीं, मूर्तियां नहीं छूटेंगी। नेताजी ने कहा है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी बना करके, मेडिकल फैसिलिटी दे करके आम लोगों के लिए इस्तेमाल में लाई जाएंगी ये जगह, क्योंकि 600 एकड़ जमीन का इस्तेमाल हुआ है और प्रतिमाएं मूर्तियां कौन दिखेगा आकर के, तो इसलिए संस्थाएं बना करके। तो समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, मायावती की मूर्तियां लगी रहेंगी पार्क? बिल्कुल लगी रहेंगी। क्यों नहीं तोड़ेंगे? नहीं छुएंगे उनको मूर्तियों को, ना हाथी छुएंगे ना मूर्ति छुएंगे। अब उनका मन था कि अपनी जिंदा में मूर्ति लगाने का, तो उनका शौक पूरा हो गया, उन्होंने बना लिया अपना इतिहास। ऐसा तो नहीं होगा कि उसके बगल में मुलायम और अखिलेश की भी मूर्ति लग जाए? नहीं, हम लोगों ने कभी ये परंपराएं नहीं डाली कि जहां पर अपनी प्रतिमाएं या बुत लगाए। सबसे बड़ी आपकी सरकार की प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए सड़क, बिजली, पानी और किसान को राहत। बड़ी उम्मीदों के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। उम्मीद करते हैं कि उनकी हसरतें पूरी होंगी और जिस तरीके से पिछली बार आपकी सरकार की खराब छवि बनी थी, इस बार आप ऐसा नहीं होने देंगे। सीधी बात कार्यक्रम में आने के लिए और आज तक से बात करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ अखिलेश के साथ इस सीधी बात के कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।